हमारी हुकूमत के और उनके बैकर्स के। उनके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, और इस्टेब्लिशमेंट, उसके बावजूद इतने वो अड़ गए हैं एक बात के ऊपर। तो हो क्या रहा है? जी, बहुत शुक्रिया रजा भाई। मौलाना साहब की आप क्या बात करते हैं, अभी तो नवाज शरीफ साहब काबू नहीं आ रहे आप। और बात यह है कि देखें, मसवदे को जिस अंदाज में सीक्रेट रखा गया है और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने होमवर्क किया है, उस चीज से सबको ही शिकायत है, और मौलाना साहब को भी बहुत ज्यादा शिकायत है। मौलाना साहब को मसवदा दिया नहीं गया। आप देखें कि आईनी तरमीम जब भी हुई है, 18वीं आईनी तरमीम थी, 19वीं आईनी तरमीम थी, बल्कि 8वीं तरमीम थी, तमाम तरामीम में लोगों को एतमाद में लिया जाता है, बताया जाता है, मजाक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। मतलब जाहिर है, इसीलिए तो बानियाने कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए ये रखा था कि दो तिहाई अक्सरियत होगी तब हो सकेगी, और ये एक बहुत ही सीरियस बिजनेस होगा कि जिसमें पूरे अवाम की दो तिहाई अक्सरियत सर जोड़ेगी, और ये सारी जिसको अक्सरियत हासिल होगी वही कर सकेगी। तो ये बहुत सारा डिस्कोर्स मांगती है, बहुत सारी डिस्कशन मांगती है, ये इन्होंने नहीं की, और इसको इस तरीके से पेश किया गया जैसे कोई एक सीक्रेट बिल जैसे हमेशा पेश किए जाते रहे, इस तरीके से पेश किया गया। जो उनके अंदाज था वही इतना गलत था। और देखें कि इजलास बुला लिया गया कौमी असम्बली का, सेनेट का, उसके बाद मुशावरत शुरू की गई मौलाना साहब से। तो ये सारा होमवर्क तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कंसेंट ले लेनी चाहिए थी, मौलाना साहब को एतमाद में ले लेना चाहिए था। बल्कि अपोजिशन तक को बता दिया जाता है कि जो सेलियंट फीचर्स हैं, जो तरमीम के जो बड़े बड़े मकासद हैं, मीडिया में किसी को नहीं पता था। दिस वॉज द मोस्ट वेल केप्ट सीक्रेट इन द कैपिटल। आप देखेंगे इसमें किसी को भी नहीं पता, किसी सहाफी को नहीं लीक हो सकी, किसी वजीर इत्तलात को नहीं पता था। वजीर कानून कल रात 10 बजे कह रहे हैं कि मुझे मसवदा मिल गया है। कमाल है, मतलब वजारत कानून तो वेट करती है, वजारत कानून बनाती है, वजारत कानून से होके ड्राफ्ट गुजरते हैं कानून के, और ये चश्मा पता नहीं कहाँ से फूटा कि ये उन तक भी नहीं पहुंचा। नवाज शरीफ साहब को मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब को नहीं पता था, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि वो भी नाराज हुए हैं इसलिए कि उनको भी नहीं पता था कि ये इतनी तरामीम है, चौवन नकात पे मबनी है तरामीम में, कुछ 43 बड़े तजावीज है। ये किसी को भी नहीं पता था। हम सबको यही था कि जी एक आईनी अदालत बन रही है या आईनी तरमीम आ रही है, और आईनी अदालत का भी हमने सोचा और पहली दफा सुना जब मौलाना साहब से बात हुई, तो मौलाना साहब ने कहा कि हमारी तजवीज आईनी अदालत की है, जमहूरियत में इदारत की बात हुई थी तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये मिसमैनेजमेंट, नालायकी, नाअहली गवर्नमेंट के पार्ट पे है। वावड़ा साहब तो गवर्नमेंट को कह गए, लेकिन मेरे ख्याल में वावड़ा साहब वाली साइड भी इतनी बड़ी जिम्मा नहीं है। जो सीक्रेसी है वो तो उनका खासा है, तो फिर इसी वजह से इतनी सीक्रेट रखा जाए एक आईनी तरमीम को, तो कौन मानेगा। और मौलाना साहब कोई एक बच्चे कल के नहीं है, उन्होंने आपको पता है एलएफओ पे कानून साजी, आईनी तरामीम में उनका बहुत किरदार है, वो तो खानदानी काम है उनका। उनके वालिद साहब भी जो 73 के आईन है उसके खालिक है। तो मौलाना साहब को आप इस तरीके से तो नहीं हो सकता कि गन रख के कनपट्टी पे कहेंगे जी तरमीम पास कर दें, जबकि उनके मुक्तदियों में पीटीआई वाले इमाम भी हूँ, पीटीआई के चेयरमैन भी हूँ, और मोहसिन नकवी भी हूँ, और बाकी भी हूँ, तो वो और बिलावल भी उनके घर पे कदम रंजा फरमाए। तो ये मौलाना साहब से ये तवक्को करना भी गलत है। गवर्नमेंट पता नहीं ये किस तरीके से चलाई जा रही है, और कौन चला रहा है, कि उन्होंने सोचा ये कोई प्रोजेक्ट है जो शहबाज स्पीड से हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता था ना। जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, आपको भी पता है, सजाद साहब को भी पता है, नाजरीन को भी पता है। और असल मसला तो देखे ना, वहीं पे आता है। इस तरह ना हुकूमतें चलती हैं, ना पार्लियामान चलता है। ठीक है, अगर आपने करना है तो फिर पहले एक जमाना था, कर्नल लियाकत की काबिलियत जो है वो, हम्म। या तो ऐसे बंदे आप ढूंढने अगर आपने ये काम करवाना है। अच्छे बहरहाल बंदे जल्दी रिटायर हो जाते हैं। जी, अच्छा। हम हम आते हैं जो तरमीम की जुजियात जो है ना, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। आप वसीम, आपसे बात करता हूँ। मैं हज्जाज साहब का भी एक कमेंट लूं कि मौलाना साहब तो जरदारी साहब के बड़े करीब माने जाते हैं और रहे भी हैं। ये सजाद साहब क्या हुआ? बिलावल भी उनके पास गए, पीपीपी के वफूद गए, खुद जरदारी साहब गए। अब आप देखें ना कि कोई, मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिस वक्त जाके मौलाना के दर पे हाजिरी और ना। जरदारी साहब ने उनको बंदूक का तोहफा भी दिया। बंदूक का तोहफा भी दिया, बिल्कुल। उन्होंने कहा जिसको मर्जी जाके तो शिकार करो। जी सजाद साहब। देखें, जरदारी साहब ने बहुत ज्यादती की थी मौलाना फजल रहमान साहब से और मियां नवाज शरीफ साहब से। दोनों को गिला है कि अगर मियां नवाज शरीफ आज वजीर आजम नहीं है तो शायद उसमें भी कोई जरदारी की साजिश है। अगर फजल रहमान साहब आज मुल्क के सदर नहीं है तो शायद उसमें भी कोई जरदारी साहब की रीजन है।
क्योंकि जो नया सेटअप था उसमें तो फजलुर रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे, लेकिन वो नहीं हो सका। वो केपी में हार गए, मियां साहब पंजाब में हार गए इलेक्शन, और वो नहीं बन सका। फजलुर रहमान साहब अब ना तो आसफ जरदारी के कहने पे बात मानेंगे, ना बिलावल भुट्टो के कहने पे, ना शहबाज शरीफ साहब के कहने पे। फजलुर रहमान साहब को चाहिए पैकेज बेसिकली केपी के लिए, उनके फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए, एस्टेब्लिशमेंट से, रावलपिंडी से। और वो जब तक उनको कोई सॉलिड पेशकश नहीं होती, और ये भी खबरें हैं कि वो गवर्नरी वापस मांग रहे हैं अपने केपी के हवाले से। और आपको याद होगा, जब ये मौजूदा गवर्नमेंट बन रही थी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बलूचिस्तान में जब हुकूमत साजी की कोशिशें हो रही थी, तो उनका डेलीगेशन मुस्लिम लीग नून से मिला था। और उनको कह दिया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि आप अब आपको देर हो चुकी है, अब हम आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं नून लीग के और मौलाना फजलुर रहमान साहब के, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के और एस्टेब्लिशमेंट के, जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान की तरफ चले गए, जो कि एक नापसंदीदा जगह थी उनके लिए। तो उनको अब किसी लॉलीपॉप के जरिए तो आप नहीं एग्री कर सकते किसी अमेंडमेंट पे, खा उनके 4 वोट है या 5 वोट है। वो डिसाइसिव वोट बन चुके हैं, तो वो इस वक्त सियासत का घंटाघर बन चुके हैं। तो जब तक उनको कोई बड़ी डील नहीं मिलती, तो लेकिन ये मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि ये 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी के बाद दोबारा से इसके लिए एक एक्टिविटी की जाएगी, क्योंकि जहाँ से ये कोशिशें हो रही हैं आइन में तरमीम के लिए, वो तो जारी रहेंगी। और मौलाना फजलुर रहमान को वही न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और 2-4 बंदे देखें, इसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो पीटीआई के लोगों से कुछ तवक्को की जा रही है कि वो डिफेक्शन करेंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है अपने फैसले की, स्पेशल सीट्स के फैसले की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से समन कर दिया है इन लोगों को, पीटीआई के लोगों को। उस केस को वो कैसे सेटल करते हैं, ये एक आने वाले दिनों की अहम बात होगी। और दूसरा, फजलुर रहमान साहब के साथ रावलपिंडी क्या डील बनाएगा, क्योंकि आज फैसल वोडा ये कह के गए हैं कि मैं फजलुर रहमान साहब के फ्यूचर की पॉलिटिक्स के ऊपर चंद दिनों में कोई पेशन गोई भी करूंगा, और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कहीं पे एंगेज्ड हैं। तो वो उनका साफ सीधी बात है, वो अपनी एक सर्वाइवल के लिए कोशिश करेंगे कि उनके लिए एक रास्ता बने। उनका कम से कम वो जो उनके समधी हैं वो दोबारा से गवर्नर बन जाएं, उनको बलूचिस्तान में भी पावर शेयरिंग मिले, और केपी में भी उनकी हो, और वफाक में भी उनको कोई वजारतें मिल जाएंगी। और फिर उनके साथ कोई फ्यूचर की भी कमिटमेंट की जाएगी। अगर आपने माइनस ही रखना है पीटीआई को आने वाले वक्त में, और हाफिज साहब को एक्सटेंशन देनी है, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान को कैसे आप आउट करके अगला हम्म। बना सकते हैं।